नमस्कार। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इंडस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में। पहले जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर इंडस्ट्री की डेफिनेशन मेंशन था, उसमें यह मेंशन था अगर कोई भी एक्टिविटी हो रहा है जिसकी ये पर्पस है कि प्रॉफिट गेन करना, और इसमें कौन से एक्टिविटी को एक्सक्लूड किया जाता था। कोई भी डिफेंस की सर्विस हो, या कोई भी सोवरेन फंक्शन हो जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, या कोई भी चैरिटेबल, सोशल या फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी हो रहा हो, वो सारे इंडस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता था। और क्या था? डोमेस्टिक सर्विस। और क्या था? डिफेंस रिसर्च, या एटॉमिक एनर्जी, या कोई स्पेस की एक्टिविटी जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो। ये सारे चीजें या ये सारे एक्टिविटी इंडस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होता था। लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर डोमेस्टिक सर्विस को भी इंडस्ट्री माना जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है उसकी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है। अगर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन बोलता है कि ये डोमेस्टिक सर्विस इंडस्ट्री के डेफिनेशन के अंदर आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नेक्स्ट चलते हैं एफटीई यानी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। ये कंसेप्ट पहले एक्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर को एक लीगल मीनिंग दिया गया है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की ये मतलब है अगर कोई भी एम्प्लॉय कुछ भी सर्विस दे रहा है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, और उसके बाद में उसकी एग्रीमेंट खत्म हो जाती है, वो सर्विस चेंज करके दूसरा सर्विस पकड़ लेता है, तो उसके लिए प्रॉपर बेनिफिट मिले या प्रॉपर स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉलो हो, वो पहले नहीं था। लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर इसको मेंशन किया गया है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के हिसाब से एक एफटीई को सारे स्टैट्यूटरी बेनिफिट मिलेंगे, इंक्लूडिंग ग्रेच्युटी, और इसमें ग्रेच्युटी 5 साल के बदले में 1 साल कर दिया गया है। यानी अगर कोई भी फिक्स टर्म एम्प्लॉई 1 साल के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको ग्रेच्युटी मिलेगा। नेक्स्ट है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट की डेफिनेशन सेम है, लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर एफटी यानी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की टर्म को इंक्लूड किया है, यहाँ पे रिट्रेंचमेंट में भी उसको मेंशन कर दिया गया है। उसमें ये मेंशन किया गया है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो भी एम्प्लॉइज है, अगर उसकी टर्म खत्म होता है और उसकी सर्विस सेपरेट हो जाता है तो उसको रिट्रेंचमेंट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। यानी वो पर्टिकुलर एम्प्लॉई रिट्रेंच हुआ है करके माना नहीं जाएगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉय। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर एम्प्लॉय की टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर आप देखेंगे, पहले आईडी एक्ट के अंदर वर्कमैन की टर्म था, लेकिन इसमें वर्कमैन टर्म को हटा करके एम्प्लॉय की टर्म को जोड़ दिया गया है। और ये एम्प्लॉय की टर्म या एम्प्लॉय की डेफिनेशन ये कवर करता है कि सारे स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, टेक्निकल, क्लरिकल, मैनेजर, सुपरवाइजरी, सारे वर्कर को एम्प्लॉय मानता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर सेल्स एम्प्लॉय और जर्नलिस्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट को भी वर्कर मानता है, लेकिन पहले आईडी एक्ट के अंदर वर्कमैन मेंशन था। अगर आपको वर्कमैन और वर्कर की डिफरेंस के बारे में जानना है तो आप ये वीडियो को देख सकते हैं, आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है नेगोशिएटिंग यूनियन और नेगोशिएटिंग काउंसिल। पहले जो एक्ट थे उसमें ये लूप होल था कि ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग करेगा या किसके साथ नेगोशिएशन करेगा। मान लीजिए एक कंपनी है या फैक्ट्री है जहां पे बहुत सारे यूनियन हैं, तो पहले ये प्रोविजन था या ये प्रैक्टिस था कि अगर कोई भी ट्रेड यूनियन जो रिकॉग्नाइज्ड हो उसके साथ कंपनी नेगोशिएट करता था, बाकी यूनियन को पूछता नहीं था। लेकिन फिर भी बाकी यूनियन स्ट्राइक करते थे, प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, केओस क्रिएट करते थे। लेकिन इस बार एक नेगोशिएटिंग यूनियन की कंसेप्ट आई है या नेगोशिएटिंग काउंसिल की कंसेप्ट आई है, जिसमें सारे यूनियन से कुछ कुछ मेंबर रहेंगे और वो एक काउंसिल क्रिएट करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं के साथ नेगोशिएशन करेगा। यानी सब लोग उसमें इन्वॉल्व रहेंगे और सबकी पॉइंट को
इंपॉर्टेंस मिलेगी। दूसरी है ट्रेड यूनियन की अपील। इसमें यह था, अगर किसी भी यूनियन की रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है या कैंसल हो जा रही है, तो उसको अपील करने के लिए ट्रिब्यूनल चले जाते थे, हाई कोर्ट में चले जाते थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर एक ट्रेड यूनियन सिर्फ ट्रिब्यूनल तक जा पाएगी। इसमें हाई कोर्ट की समय बर्बाद नहीं होगा। आईआर कोड के हिसाब से इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में 2 मेंबर कंसिस्ट करेंगे और जिनको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और ये 2 मेंबर कौन है? एक है जुडिशियल मेंबर और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। लेकिन पहले एक्ट के हिसाब से इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को सिंगल मेंबर कंसिस्ट करता था। नेक्स्ट है री एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिट्रेंच्ड वर्कर। आईआर कोड के हिसाब से अगर कोई भी रिट्रेंच्ड वर्कर 1 साल के अंदर री एम्प्लॉयमेंट हो जाती है तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल नहीं हो पाएगा। लेकिन पहले की प्रोविजन के हिसाब से ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं था, आप कभी भी री एम्प्लॉयमेंट हो सकते हो। लेकिन यहां पे 1 साल के अंदर री एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाए। कि पहले ये प्रोविजन था, स्ट्राइक करने से पहले 14 डेज की नोटिस देना होता था और ये प्रोविजन एप्लीकेबल था ओनली पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की एम्प्लॉय को। अगर वो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं तो 14 डेज की नोटिस देना होता था। अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसको लीगल स्ट्राइक माना जाता था। लेकिन आईआर कोड के हिसाब से ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस हो या ना हो, आपको 14 डेज की एडवांस नोटिस देना पड़ेगा और उस नोटिस की वैलिडिटी 60 दिन तक रहेगी। और अगर कोई भी केस या कोई भी डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेशन के लिए पेंडिंग है तो उसी समय में स्ट्राइक प्रोहिबिशन होगी। नेक्स्ट है वर्कर्स रिस्किलिंग फंड। ये क्या है? ये पहले की एक्ट के अंदर नहीं था, जो आईआर कोड में इंट्रोड्यूस किया गया है। ये फंड एम्प्लॉयर जमा करेगी। किसके लिए? अगर कोई भी वर्कर को या कोई भी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन रिट्रेंच कर रहा है तो उसकी लास्ट ड्रन सैलरी के समय जो इसकी वेजेस है, उसकी 15 डेज वेजेस वो गवर्नमेंट को जमा करेगी एज है रिस्किलिंग फंड। यानी उस फंड को यूज करके गवर्नमेंट उन वर्कर को अपस्किल करेगा, यानी उनकी स्किल बढ़ाएगी ताकि उनको बेटर जॉब मिल सके। नेक्स्ट है प्रायर परमिशन फॉर ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट या क्लोजियर। पहले इसकी ये प्रोविजन था, अगर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जहां पे 100 से ज्यादा वर्कमैन काम कर रहे हैं तो वहां पे एस्टेब्लिशमेंट को प्रायर परमिशन लेना पड़ता था। किससे? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से। लेकिन आईआर कोड के अंदर ये 100 वर्कमैन की सीलिंग को बढ़ा करके 300 वर्कमैन कर दिया गया है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस। पहले इसके बारे में उतना क्लैरिटी नहीं था, लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी ऑफेंस होता है या कोई भी वर्कर कुछ भी ऑफेंस करता है तो उसको 50% या 75% तक फाइन देना पड़ सकता है और उसके बाद में इम्प्रिजनमेंट अलग। ये था इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के बारे में। पहले क्या था, अब क्या है। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कोड के बारे में। आई होप आपको इस एपिसोड से वैल्यू मिला होगा। अगर इस तरह की कंटेंट आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।